हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफेक्ट्स डिस्कस किए थे और हम लोगों ने जो डिफेक्ट डिस्कस किए थे वो थे स्कॉट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और वहीं पर हम लोगों ने फोर्थ डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डिस्कस किया था। और ये चारों ही डिफेक्ट स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के पार्ट थे, या फिर हम कहें कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट के पार्ट थे। आज हम लोगों को नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और उसके पार्ट्स को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट से। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नॉन स्टोक्योमेट्रिक, है ना। नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्या होता है? तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था जब मैंने ये डिफेक्ट्स पढ़ाए थे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाए थे, कि जब किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का रेशो फिक्स्ड होता है तो वो क्या कहलाता है? स्टोक्योमेट्रिक। जब वो फिक्स्ड रेशो को कोई कंपाउंड फॉलो करता है, फिक्स्ड रेशो को कोई मॉलिक्यूल फॉलो करता है, या फिक्स्ड रेशो को कोई केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है तो वो कहलाती है स्टोक्योमेट्रिक। जब किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में या किसी कोई रिएक्शन में कोफिशिएंट वैल्यू, वो जो आगे वैल्यू होती है, वो उनका रेशो फिक्स नहीं होता है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रेशो फिक्स नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन स्टोक्योमेट्रिक बोलते हैं। और नॉन स्टोक्योमेट्रिक, और जहाँ पर नॉन स्टोक्योमेट्री शो होती है, जो मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड या जो रिएक्शन नॉन स्टोक्योमेट्री को फॉलो करती है, वहाँ क्या होता है? नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएट होता है। अब ये जो डिफेक्ट होता है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, ये दो पार्ट में हम लोग इसको पार्ट में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। चलिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, ये फर्दर दो पार्ट्स में बढ़ सकता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायंस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायंस, और दूसरा ये हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायंस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायंस। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायंस और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायंस, यानी इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि चाहे मेटल एक्सेस होगा तो मेटल एक्सेस, मेटल यानी आपको पता है मेटल क्या होती है, एक्सेस यानी चाहे ये डिफेक्ट हो या ये डिफेक्ट हो, नंबर ऑफ मेटल एक्सेस में होंगे, आयंस ऑफ मेटल एक्सेस में होंगे। जब नंबर ऑफ एटम्स या आयंस ऑफ एटम एक्सेस में होंगे उस सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आने के बाद, तो वो डिफेक्ट क्या कहलाएगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा। और ये क्या है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जब नंबर ऑफ मेटल के एटम्स या आयंस कमी हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में? एनायंस की कंपैरिजन में, यानी यहाँ कैटायंस की कमी हो जाएगी और एनायंस ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जब मेटल के आयंस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में? एनायंस की कंपैरिजन में, तो वो क्या कहलाएगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहले मैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट को डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एक्सप्लेन करूंगा। चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं सब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट से। मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो आपको समझ में आ गया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करें तो क्या है? मेटल, वर्ड से ही, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब है कि मेटल तो आप लोगों को जानते ही हैं, मेटल क्या होती है? कोई भी मेटल या मेटल के आयंस, ठीक है। एक्सेस मीन्स एक्स्ट्रा में होते हैं। जब मेटल आयंस एक्स्ट्रा में होंगे, व्हेन द मेटल आयंस इज इन एक्स्ट्रा इन एनी सॉलिड आफ्टर डिफेक्ट, यानी जब किसी सॉलिड के अंदर डिफेक्ट क्रिएट होगा और डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद जब उसमें उसकी स्टडी करेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि मेटल के आयंस, कैटायंस ज़्यादा हैं, किसके कंपैरिजन में? एनायंस के कंपैरिजन में, तो वहाँ क्या होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ये दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिफेक्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? तो फर्स्ट डिफेक्ट होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन, एनायन की वजह से।
मेटल एक्सेस किसकी वजह से होंगे? एनायंस की वजह से। अब कैसे वो समझ रहे हैं, देखिए सपोज करते हैं हमारे पास एक सॉलिड लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है हमारे पास सॉलिड, ठीक है, उसका एक पार्ट है और यहाँ पर कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कुछ इस तरीके से अरेंज है, एनायन कैटायन एनायन कैटायन, यानी एक कैटायन और एक एनायन रेगुलर फॉर्म में आपस में अरेंज्ड हैं, रेगुलर फॉर्म में आपस में अरेंज है। तो क्या होगा? कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन और एनायन इस तरीके से आपस में अरेंज है, सपोज करते हैं। अब क्या हुआ कि हम इसको हीट करने स्टार्ट किया, हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। अब हीट किसकी कर, सपोज करते हैं ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये NaCl का है, तो ये जो पॉजिटिव से दिखाया ये क्या है? Na+ आयंस, और जो नेगेटिव से दिखा रहा हूँ वो क्या है? Cl नेगेटिव आयंस। अब होता क्या है कि अगर हम किसी जैसे NaCl के क्रिस्टल लैटिस को सोडियम की वेपर्स में हीट करें, या हम ये कहें कि सोडियम की वेपर्स जब इसके यहाँ से मूव होंगी, तो जब सोडियम की वेपर्स यहाँ से मूव होंगी इस सॉलिड से होती हुई, इस क्रिस्टल से होती हुई सोडियम की वेपर्स जब यहाँ से मूव हो रही होंगी, तो सोडियम के जो वेपर्स हैं वो कैसे क्रिएट हो रही होंगी? ये जो यहाँ सोडियम था वो सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na आयंस में बदलेगा और वो वेपर्स की फॉर्म में जा रहा होगा। तभी जब ये वेपर्स यहाँ से मूव करती हैं सॉलिड से, तो यहाँ से जो एनायन है वो एनायन कैटायन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है, और वो एनायन किसका है? Cl नेगेटिव आयंस का। तो क्या होगा? कैटायन यहाँ पर है और ये जो एनायन यहाँ से मूव हुआ है वो इसकी ओर अट्रैक्शन में आएगा और वो क्या करेगा? बाहर NaCl का मॉलिक्यूल बना लेगा। जब वो बाहर NaCl का मॉलिक्यूल बना लेगा तो यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ से तो Cl नेगेटिव मूव हो गया। जब यहाँ से Cl नेगेटिव मूव हो गया तो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? उस एनायन की जगह पर। तो क्या हुआ? एक एनायन बाहर गया, एनायन गया बाहर और इलेक्ट्रॉन अंदर आया, यानी नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव, Cl नेगेटिव पे कितना चार्ज होता है? 1 नेगेटिव चार्ज बाहर गया और 1 नेगेटिव चार्ज ही अंदर आ गया। नेगेटिव चार्ज बाहर किसकी फॉर्म में गया? तो एनायन की फॉर्म में, और नेगेटिव चार्ज अंदर किसकी फॉर्म में आया? तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन स्पेस कम लेगा बस, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ना के बराबर साइज होता है। स्पेस तो कम लेगा लेकिन चार्ज की मेंटेन कर लिया। यानी पहली कंडीशन आती है कि जब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायंस होता है तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है या नहीं रहती है? तो न्यूट्रलिटी क्या रहेगी यहाँ पर? मेंटेन, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अब यहाँ न्यूट्रलिटी मेंटेन किसके कारण होती है? तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। क्यों? एक नेगेटिव, देखो पहले क्या था? न्यूट्रलिटी मेंटेन का मतलब क्या है कि सॉलिड के पास जितना कैटायन था उतना ही एनायन था, और जितना कैटायन है और उतना एनायन है, यानी कैटायन और एनायन जब बराबर होते हैं तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3 9 कैटायन थे, 9 पॉजिटिव आयन थे और 9 नेगेटिव आयन थे, ठीक है। तो क्या था? दोनों न्यूट्रल हो रहे थे, मॉलिक्यूल न्यूट्रल था। लेकिन जब Cl नेगेटिव गया तो क्या हुआ? 9 कैटायन रह गए और 8 एनायन रह गए। अब 9 कैटायन रह गए, 8 एनायन रह गए। अब 9 कैटायन 8 एनायन, और लेकिन उस एनायन को कंप्लीट करने के लिए, चार्ज को कंप्लीट करने के लिए कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन। चार्ज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज तो हो गया, यानी कैटायन भी नो हो गए, और यानी नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 9 पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 9 पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? 9 नेगेटिव। तो मॉलिक्यूल क्या है? अभी भी न्यूट्रल बना हुआ है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है लेकिन नंबर ऑफ एटम तो कम हो गए। यहाँ कैटायन कितने हैं? नंबर ऑफ एटम, सोडियम आयन कितने हैं? 9। लेकिन यहाँ क्लोराइड आयन कितने रह गए? 8। और पहले क्या था? 9 सोडियम आयन्स थे और 9 क्लोराइड आयन्स थे। जब 9 सोडियम आयन्स थे और 9 क्लोराइड आयन्स थे तो रेशो क्या था? 1:1, रेशो फिक्स था डिफेक्ट से पहले। जब Cl नेगेटिव बाहर चला गया तो सोडियम आयन्स कितने रह गए? हैं 9। क्लोराइड आयन कितने रह गए? 8। अब क्या हुआ? अब रेशो फिक्स नहीं है, और जब रेशो फिक्स नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ रेशो डिस्टर्ब हो गया। चार्ज मेंटेन है, इलेक्ट्रॉन ने चार्ज तो मेंटेन कर दिया लेकिन नंबर ऑफ एटम डिस्टर्ब हो गए, और जब नंबर ऑफ एटम डिस्टर्ब हो गए तो ये किसका पार्ट है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का पार्ट है। और ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? मेटल। अब देखिए एक्सेस में कौन है? मेटल या नॉन मेटल? आप देखिए मेटल कितने हैं? 9 आयंस, और क्लोराइड आयंस कितने हैं? नॉन मेटल आयंस कितने हैं? 8। तो मेटल एक्सेस में हो गई। तो ये कैसा है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन।
ये जो डिफेक्ट आया ये किसकी वजह से आया, इस एनायन के बाहर जाने की वजह से, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर आता है, इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर आता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एफ सेंटर। क्वेश्चन आता है व्हाट आर एट एफ सेंटर, द प्लेस द ब्लैंक प्लेस इन अ आयनिक सॉलिड वेयर इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्ट इन प्लेस ऑफ एनायन। वो प्लेस किसी आयनिक सॉलिड के अंदर, वो प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है किसकी जगह पर, एनायन की जगह पर, तो वो प्लेस क्या कहलाता है, एफ सेंटर्स कहलाता है। अब इस एफ सेंटर की वजह से बहुत सारी चीजें होंगी, क्या होंगी वो समझिए। फर्स्ट थिंग, पहले हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। तो स्पेस बना है, इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंडक्टिविटी होगी इंक्रीज। फिर दूसरी बात आएगी यहाँ पर डेंसिटी। तो बच्चों इस बार कुछ बाहर गया है, एनायन का मास ज़्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। तो मास बाहर गया है तो डेंसिटी क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज। अब डेंसिटी यहाँ डिक्रीज हो गई, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। थर्ड पार्ट की बात करें तो और क्या चेंज आया है, अब ड्यू टू एफ सेंटर क्या हुआ है, अब ड्यू टू एफ सेंटर देखिए NaCl का जब सॉलिड क्रिस्टल था, जब इसके अंदर डिफेक्ट नहीं था, तो आप लोग सब जानते हैं NaCl सबने देखा है कैसे कलर का होता है, वाइट, वाइट। लेकिन जब इसमें एफ सेंटर क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया और डिफेक्ट क्रिएट हो गया, किसकी वजह से, एफ सेंटर की वजह से। तो ड्यू टू एफ सेंटर इस NaCl क्रिस्टल का कलर हो गया येलो। कलर कैसा हो गया, येलो। और कई बार हम इसे गोल्डन बोल देते हैं, लाइट गोल्डन, वैसे येलो बोलते हैं, येलो। कलर कैसा हो जाता है, येलो। अब ये येलो कलर क्यों हुआ है वो समझिए। जब इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर स्टेट से अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा था, तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो यहाँ लाया, और जब वो यहाँ एडजस्ट हुआ, जब हमें पता है कि जब दो बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे ही वो यहाँ आया तो वो एडजस्ट हुआ, और एडजस्ट होने पर उसने एनर्जी रिलीज करी। और जो देखिए जब वो आ रहा था लेके, जब वो एनर्जी लेके आ रहा था, तो उसने क्या करा, अब हमारे विजिबल रीजन से कलर एब्जॉर्ब करे, और जो कलर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वही कलर जब वो उसने एनर्जी रिलीज करी तो वो शो होता है। तो इन शॉर्ट ये है कि ड्यू टू एफ सेंटर, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि NaCl डिफेक्ट के, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में येलो कलर शो करता है, क्यों, तो दैट इज ड्यू टू एफ सेंटर। एफ सेंटर की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट पे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड पे जाता है तो एनर्जी लूज करता है, ठीक है, गेन करता है। जब ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। और इस दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है विजिबल रीजन से, जिसकी वजह से कलर डेवलप होते हैं। और यहाँ कौन सा कलर डेवलप हुआ है, तो एफ सेंटर, NaCl का कलर कैसा हो जाता है, येलो। तो क्वेश्चन आता है NaCl का कलर कैसा होता है, येलो होता है एफ सेंटर्स में। अगर यही मॉलिक्यूल KCl का होता और यहाँ एफ सेंटर बनता है इलेक्ट्रॉन का, तो बच्चों KCl के लिए यही कलर हो जाता है वॉयलेट। क्वेश्चन आता है KCl में एफ सेंटर कैसा कलर क्रिएट करता है, वॉयलेट। और यही क्वेश्चन अगर लिथियम क्लोराइड के लिए होता तो LiCl के लिए होता है पिंक। ये आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूँ। NaCl में ड्यू टू एफ सेंटर कलर डेवलप होता है येलो, KCl में ड्यू टू एफ सेंटर कलर डेवलप होता है वॉयलेट, ये सारे वैसे पहले वाइट होते हैं, और LiCl में ड्यू टू एफ सेंटर कलर होता है पिंक। ये आपको याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, ड्यू टू एफ सेंटर NaCl का वाइट कलर किस में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। और पैरामैग्नेटिक नेचर, नेचर कैसा हो गया, इस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा हो गया, तो नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक, नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक। अब नेचर पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक का मतलब है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने बॉन्ड ऑर्डर वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहाँ पर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो नेचर हो जाता है पैरामैग्नेटिक। और जिस मॉलिक्यूल का नेचर पैरामैग्नेटिक होता है वो मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसकी वजह से पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, किसकी वजह से, एफ सेंटर की वजह से या इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार दोबारा रिव्यू दे देता हूँ। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब जब मेटल आयंस एक्स्ट्रा में हो जाएंगे किसी वजह से, तो वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरीके से होता है, एक एनायनिक और दूसरा कैटायन की वजह से। अभी हम एनायन की वजह से डिस्कस कर रहे हैं। तो जब किसी मेटल आयनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, उसी
के आयंस की वेपर्स में, तो वो वेपर्स क्या करती हैं, वो मेटल आयंस में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। वहीं से जो उसके एनायंस होते हैं, एनायंस कैटायन की ओर मूव करते हैं और कैटायन के साथ बाहर चले जाते हैं, NaCl बना लेते हैं। और वो जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करा है वो एनायन के प्लेस ले लेता है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन आता है, एंटर करता है एनायन की जगह पर, उसको क्या बोला जाता है, एफ सेंटर्स। और ड्यू टू एफ सेंटर्स वो कलर चेंज होता है मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल का ड्यू टू एफ सेंटर NaCl के केस में येलो कलर हो जाता है, KCl के केस में वॉलेट कलर हो जाता है, लिथियम क्लोराइड के केस में पिंक कलर हो जाता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है क्योंकि नेगेटिव चार्ज बाहर गया है और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज अंदर आया है। तो मॉलिक्यूल क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। और यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। डिफेक्ट से पहले नो कैटायन नो एनायन थे, डिफेक्ट होने के बाद 9 कैटायन रह गए और एनायन रह गए 8, क्योंकि एनायन तो बाहर चला गया। तो क्या हुआ, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई, इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्री का पार्ट होता है। वहीं पर अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। एफ सेंटर की वजह से NaCl का येलो कलर आता है और नेचर हो जाता है पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी एनायन की बात करी है, अब फिर करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, फिर पढ़ते हैं कैटायन का। होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलिए अब क्या कर रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करना है। और सेकंड पार्ट कौन सा है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का सेकंड पार्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन का क्या होता है, मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास, ZnO जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का एक सॉलिड है जिसको हम बना रहे हैं, ये Zn आयंस है, ये ऑक्साइड आयंस है, ठीक है। इस तरीके से Zn आयंस, ऑक्साइड आयंस, Zn आयंस, ऑक्साइड आयंस। इसी तरीके से फिर ऑक्साइड आयंस, Zn आयंस, ऑक्साइड आयंस, Zn आयंस, ऑक्साइड आयंस, Zn आयंस, और इस तरीके से ऑन आगे नीचे ऊपर दाएं बाएं ये सॉलिड बना हुआ है। अब होता क्या है, जब ये सॉलिड हमारे पास है, ये तो एक छोटा सा पार्ट लिया हमने आपको समझाने के लिए। अब क्या है, यहाँ कैटायंस का रेशो क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो कैटायन है यहाँ फिलहाल हमारे पास 6, एनायन भी 6 है, ठीक है। एनायन भी 6 है, यानी अभी तो जब डिफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है तो ये कैसा स्टोइकियोमेट्री को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर रेशो को फॉलो कर रहा है। अब होता क्या है कि एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब है कि यहाँ पर कैटायन का साइज छोटा होता है। अब छोटा कैटायन का साइज होने की वजह से जब ये एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो एनवायरनमेंट से या कहीं बाहर से ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, ये जो खाली जगह हैं, यहाँ पर कोई कैटायन आ जाता है, यही कैटायन आ जाता है। अब बाहर से जब ये कैटायन यहाँ पर आ जाएगा, बाहर से जब ये कैटायन आ जाएगा तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, वो भी कहीं जाके फिट हो जाएंगे किसी इंटरस्टिशियल साइट में। एक कैटायन एक्स्ट्रा बाहर से आ गया और वो इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो गया और उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे वो भी यहीं मूव कर रहे हैं। तो यहाँ 2 कैटायन बढ़े, 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ा, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है। न्यूट्रलिटी मॉलिक्यूल की क्या है, मेंटेन। रीज़न न्यूट्रलिटी मेंटेन होने का, तो जैसे ही हमारे पास कैटायन बाहर से आया था, जिंक आयंस आया था, तो वो 2 कैटायन लेके आया था और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, तो वो बाहर नहीं गए, वो यहीं पर इंटरस्टिशियल साइट में वो भी कहीं फिट हो जाते हैं। तो 2 कैटायन 2 एनायन की वजह से न्यूट्रलिटी तो रही मेंटेन। अब न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रही, रेशो देखें, क्या रेशो फिक्स रहा। पहले जिंक आयंस 6 थे और ऑक्साइड आयंस भी 6 थे, लेकिन इस बार जिंक आयंस कितने हो गए, 7, और ऑक्साइड आयंस कितने हैं, 6, ठीक है। तो अब क्या हुआ, रेशो डिस्टर्ब हो गया। तो अब जब रेशो डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होने के बाद इस बार जो नंबर हैं वो किसके बड़े हैं, कैटायन के या एनायन के, तो इस बार बड़े हैं कैटायन के। तो हमने क्या कहा, इस बार मेटल एक्सेस किसकी वजह से हुई है, कैटायन की वजह से। पिछली बार मेटल एक्सेस किसकी वजह से हुई थी, एनायन के बाहर जाने की वजह से। इस बार मेटल एक्सेस हो रही है किसी कैटायन के अंदर आने से, तो मेटल एक्सेस हो गई, ज़्यादा हो गई, और इसी को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये हो क्यों रहा है, ये बाहर से कैटायन क्यों आ रहा है या कोई मॉलिक्यूल बाहर क्यों जा रहा है। तो ये हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और हमें इसकी नीड भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया है डिफेक्ट के कि कई बार रैपिड कूलिंग करने से
और कई बार फॉरेन मटेरियल यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर आने से एनवायरनमेंट से हो जाता है। यहाँ ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद इसका लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के बाद जब इसको हीट करते हैं तो इसमें से जो वाटर वेपर्स हैं उसको जब हम रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद ये क्या होता है, ये सॉलिड पीपीटी की फॉर्म में हमें मिलता है। अब अगर हम पीपीटी को धीरे धीरे पीपीटी बनने देंगे तो इसकी स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होगी और पार्टिकल आराम से रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम पीपीटी को डिस्टर्ब कर दिया, हमने वो टेस्ट ट्यूब हिला दिया, हमने वो क्या करा, हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेस्ट ट्यूब हिला रहे हैं, बार बार हिला रहे हैं, तो वो पीपीटी का जो फॉर्मेशन है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, वो रेगुलर नहीं होगा। और जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगा तो कहीं एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा और उसके कहीं इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। हालांकि रीज़न की नीड नहीं थी, मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। तो ये जो डिफेक्ट होता है ये होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, जिंक ऑक्साइड में होता है। जब नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज हो जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एनायंस, तो वो क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। और किसकी वजह से, तो फॉरेन कैटायन एक एक्स्ट्रा कैटायन एंटर करता है और कैटायन के एंटर करने से जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज करें वो भी एंटर करते हैं और वो भी इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो जाते हैं। तो ये आपको होप आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट का हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे और वो पार्ट क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करते हैं। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की जब बच्चों बात करते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, मेटल की डेफिशिएंसी हो रही है, मेटल की इस बार क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब मेटल की कमी कैसे होगी इस बात को डिस्कस करना है। मेटल की कमी करने के लिए अगर हम देखें तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कब होता है, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमारा कब आता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आता है हमारा उन आयंस के लिए या उन मॉलिक्यूल्स के लिए, उन मेटल आयंस के लिए आता है जो मेटल्स क्या करती हैं, वेरिएबल वैलेंसी को शो करती हैं। जो मेटल वेरिएबल वैलेंसी को शो करती हैं उनमें होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जैसे आयरन क्या है, Fe2+ और Fe3+ में एग्जिस्ट करता है। टिन है Sn2+ Sn4+ में एग्जिस्ट करता है। तो जो मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं उनके अंदर कौन सा डिफेक्ट आता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये एग्जाम्पल को याद करने के लिए बड़ा हिंट मिलता है हमें। अब इसमें क्या होता है, सपोज करते हैं हमारे पास FeO आयरन ऑक्साइड का एक सॉलिड है, ठीक है। Fe2+ O2 नेगेटिव, 2+ O2 नेगेटिव, 2+ और O2 नेगेटिव, ठीक है। ये हमने क्रिस्टल बना लिया। इसी तरीके से हमने 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, ये क्रिस्टल बना लिया। अब ये हमारा कंप्लीट सपोज करते हैं क्रिस्टल का एक पार्ट है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कैटायन कितने हैं, Fe2+ कितने हैं 6, एनायन O2 नेगेटिव कितने हैं 6। अभी जब डिफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ इसके अंदर तो स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं है, ये स्टोकियोमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ये स्टोकियोमेट्री को फॉलो कर रहा है। अब क्या होता है यहाँ से, अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर क्या होता है, जब इस मॉलिक्यूल में ये डिफेक्ट कब क्रिएट होता है, जब हम इनको हीट करते हैं। तो जैसे हीट करते हैं तो हीट करने पर कोई एक या दो कैटायन यहाँ से मिस हो जाते हैं, कोई कैटायन यहाँ से मिस हो जाता है। जैसे सपोज करते हैं एक कैटायन तो यहाँ से मिस हो गया, एक कैटायन यहाँ से मिस हो गया और एक कैटायन कहीं यहाँ से मिस हो गया, ठीक है। कितने कैटायन मिस हुए, 3 Fe कैटायन मिस हो गए। अब एक Fe कैटायन पर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, 2 पर कितना होगा 4 पॉजिटिव, 3 पर कितना होगा 6 पॉजिटिव, यानी 3 Fe2+ के जाने से 3 पॉजिटिव के जाने से 6 कैटायन 6 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तभी क्या होता है कि Fe2+ आयंस यहाँ से रिमूव होता है और Fe3+ आयंस आ जाता है। अब आप देखो एक Fe2+ पे 2 पॉजिटिव है, 3 Fe पे कितना होगा 6 पॉजिटिव। अगर Fe2+ गया है और मैं यहाँ एंट्री किसकी कराऊँ Fe3+ की, Fe3+ यहाँ एंटर हुआ है तो एक Fe पे कितने 3 पॉजिटिव है, एक Fe पे 3 पॉजिटिव है, 2 Fe पे कितना होगा 6 पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, तो चार्ज तो मेंटेन हो गया। तो होता क्या है कि Fe आयंस यहाँ से रिमूव हुए 2 पॉजिटिव वाले और 2 Fe आयंस 3 पॉजिटिव वाले आ गए, कहीं पर 2 पॉजिटिव वाले Fe आयंस आ गए। अब हुआ क्या, न्यूट्रलिटी को देखते हैं। क्या न्यूट्रलिटी मेंटेन है, बिल्कुल मेंटेन है।
कितने 3 Fe2+ के जाने से 6 पॉजिटिव चार्ज कम हुआ था, वहीं 2 Fe3+ के आने से 6 पॉजिटिव चार्ज वापस बढ़ गया, यानी चार्ज तो मेंटेन हो गया, यानी मॉलिक्यूल तो अभी भी न्यूट्रल है। न्यूट्रलिटी कैसी है? मेंटेन। न्यूट्रलिटी तो यहां पर हो गई मेंटेन, न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई। क्या रेशो मेंटेन हुआ? Fe आयंस कितने थे पहले? 6, अब कितने हैं? 1 2 3 4 5, और यहां क्या हो गया? ब्लैंक स्पेस। तो Fe आयंस क्या हो गए? कम। और जब Fe आयंस कम हो जाएं तो ये कैसा डिफेक्ट होगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इस बार मेटल की डेफिशिएंसी हुई है, मेटल की कमी हुई है, तो ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कैसे हुआ ये? FeO में किसकी एंट्री हुई है? Fe3+ के आयंस से। इसी तरीके से अगर टिन ऑक्साइड होता, ठीक है, 2+ वाला, तो टिन ऑक्साइड SnO 2+ वाला होता तो Sn4+ की वजह से क्या हो जाता? अगर ऐसा डिफेक्ट शो होता है तो इसे क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आ रही है बात समझ? एक बार दोबारा बता देता हूँ। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो मेटल आयंस शो करते हैं, वो सॉलिड शो करते हैं जिनके अंदर जो मेटल आयंस होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसीज को शो करते हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, कॉपर है, आपका टिन है, इस तरीके के। अब हुआ क्या कि पहले क्या था? 6 कैटायंस थे, 6 एनायंस थे, 6 Fe2+ थे और 6 ही Fe2+ थे और 6 ही O2 नेगेटिव थे। लेकिन हुआ क्या? 3 Fe2+ रिमूव हो गए। एक Fe2+ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 पर 6 पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हुआ, और इसकी जगह 2 Fe3+ आ गए। एक Fe3+ पे 3 पॉजिटिव है तो 2 पे कितना होगा? 6 पॉजिटिव। जैसे ही 2 आए तो उन्होंने चार्ज तो मेंटेन कर दिया, न्यूट्रलिटी तो मेंटेन कर दी, लेकिन यहाँ पर होल डेवलप कर दिया, और होल डेवलप करते ही डिफेक्ट आ गया। अब इस डिफेक्ट को बोलेंगे क्या? क्योंकि मेटल आयंस तो काउंट तो ऐसे होगा ना, 1 आयन, 2 आयन, 3 आयन, 4 आयन, 5 आयन। इस बार कितने हो गए? 5 आयन हो गए मेटल के। एनायन कितने? 1 2 3 4 5 6 हो गए एनायन। तो कैटायन कम हो गए, और यही तो है मेटल की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। तो ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता दिए, ये रहे आपके एग्जाम्पल।